नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी और भारतेंदु हरीश चंद्र के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन। तो आइए देखते हैं, जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इनके समय काल की, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी हैं, इनका जीवन काल का समय क्या है। इनका जन्म 1838 ईस्वी में और इनका देहांत 1894 ईस्वी में। भारतेंदु जी के जीवन काल का समय क्या है। 1850 में इनका जन्म है और 1885 ईस्वी में इनका देहांत का समय है। तो यहाँ इस समय काल को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का ही एक ही युग माना जा सकता है या दोनों एक ही समय काल में रहे। तो यहाँ पर जो बंकिम चंद्र जी है उनको भारतेंदु का वरिष्ठ समसामयिक कहा जा सकता है, क्योंकि इनका जो जन्म का समय है वो पहले का है। यहाँ पर जो भारतेंदु का रचना काल है उससे पहले बंकिम चंद्र का रचना काल प्रारंभ हो चुका है। और इसके साथ साथ इनका जो रचना काल है ये भारतेंदु के रचना काल से ज़्यादा लंबे समय तक भी चला, क्योंकि भारतेंदु जी की जो मृत्यु है वो असामयिक थी। समय से पहले ही छोटी उम्र में, लगभग 35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई या उनका देहांत हो गया। तो समय काल के अनुसार अगर हम देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी का समय काल भारतेंदु के समय काल से ज़्यादा लंबा चला, तो इनका जो साहित्य काल है वो भी ज़्यादा लंबा चला। यहाँ पर जो बंकिम चंद्र जी हैं इनकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, बंगला भाषा है। और जो भारतेंदु है इनकी भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा है। तो दोनों ही अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए लेखक और कवि हैं। दोनों की भाषाएं अलग है, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां वही सामान्य समसामयिक परिस्थितियों पर इन्होंने अपने लेख लिखे, तो दोनों का जो अपनी अपनी भाषा के माध्यम से साहित्य पर जो है वो पूर्ण अधिकार था और उनके साहित्य में समानताएं भी देखी जा सकती है। उसी के बारे में हम आज यहाँ पर विचार करेंगे। उसके बाद बात करते हैं परिवार की। देखिए, दोनों के ही परिवार राजभगत थे। बंकिम चंद्र का वैवाहिक जीवन सुखमय और शांत था, लेकिन भारतेंदु का जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा सुखमय नहीं था। बंकिम चंद्र की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, उसके बाद उनका दूसरा विवाह हुआ था, जो बड़ा ही सुखमय और शांत जीवन इनका रहा। भारतेंदु जी का एक जीवन, इसलिए वैसे तो इनका ज़्यादा कहीं लेख नहीं मिलता वैवाहिक जीवन के बारे में, लेकिन क्योंकि भारतेंदु जी साहित्य से जुड़े हुए थे तो घर परिवार से ये अधिक समय दूर ही रहा करते थे, इसीलिए इनके जीवन में इतना सुखमय वातावरण नहीं था। अब अगर शिक्षा की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो शिक्षा है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। कॉलेज में अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ किया, जिसमें उनकी 2 काव्य रचनाएं हैं, जिसमें ललिता और मानस, ये इनकी प्रारंभिक काव्य रचनाएं हैं। भारतेंदु ने लगभग 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को एक दोहा सुनाकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। तो दोनों को जो शैक्षिक वातावरण है वो भी कोई ज़्यादा विशेष समानता नहीं रखता, लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी काव्य प्रतिभा अपने काव्य के माध्यम से या अपने जो साहित्य, जैसे इन्होंने ललिता और मानस नामक 2 काव्य रचनाएं लिखी, भारतेंदु जी ने अपने पिता को दोहा सुनाया, इनसे उनके कवि होने के जो गुण हैं वो प्रकट होने लगे थे। अब इनके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो अंग्रेजी प्रशासन में भारतेंदु को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट तथा म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया गया। जो बंकिम चंद्र जी हैं इनको भी डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद पर आसीन हुए और ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेज अधिकारी रहने के बाद भी इन्हें अनेक मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दोनों ही अंग्रेजी शासन के दोनों को ही क्रूरता का सामना करना पड़ा था। सरकार ने भारतेंदु की जो बाला बोधनी पत्रिका थी उसकी प्रतियां लेने से इनकार कर दिया और उन्हें इसके साथ साथ दंडित भी किया। दूसरी ओर अगर बंकिम चंद्र की बात करें तो उनको अपने सेवा काल के दौरान अनेक बार झूठे आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा। इसीलिए बंकिम इस सरकारी नौकरी को जीवन का अभिशाप मानते थे। भारतेंदु को अपनी उदारता और दानवीरता के कारण जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक अभाव भी झेलना पड़ा था, जबकि अगर बंकिम चंद्र की बात करें तो इनके पिता ऋण भार से आजीवन त्रस्त रहे। तो अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक समस्याओं का सामना दोनों को ही करना पड़ा था। अब बात करते हैं
इनकी रचनाओं की। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले हैं काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचनाओं में ललिता और मानस, जैसा कि मैंने बताया, इनकी प्रारंभिक काव्य रचनाएं हैं। उसके बाद संयुक्ता है, आकांक्षा, संगीत, सावित्री, आदर, वायु, अकबर, शोहरखोश रोज, शोहरखोश रोज, भाई भाई, राजार ऊपर राजा, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। उपन्यास की अगर बात करें तो दुर्गेश नंदिनी, कपाल, कुंडला, मृणालिनी, विषवृक्ष, इंदिरा, चंद्रशेखर, रजनी, कृष्ण कांतेर बिल, राज सिंह, आनंद मठ, देवी चौधरानी, सीताराम, राजा मोहन्स, वाइफ नामक अंग्रेजी उपन्यास की भी इन्होंने रचना की है। ये इनकी जो रचनाएं हैं उसमें अगर देखें तो अंग्रेजी उपन्यास में इन्होंने लिखा, अगर एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है राजमोहन्स वाइफ। राजमोहन्स वाइफ इनका अंग्रेजी उपन्यास है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ इनका जो आनंद मठ उपन्यास है, ये हम सब जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बंगला साहित्य का। पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें तो बंग दर्शन जो है इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका रही। इसके बाद भारतेंदु की साहित्यिक रचनाओं की अगर बात करें तो काव्य रचनाओं में प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। नाटक अगर देखें, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, विशस्य विषमोस्तम, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, सर्वे जाति गोपाल की, विद्या सुंदर, रत्नावली, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय आदि इनकी प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं। निबंधों में अगर देखें तो भारतेंदु जी ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृतांत, भाषा व साहित्य आदि अनेक विषयों पर निबंधों की रचना की है। संपादन के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा, क्योंकि इनकी जो मैगजीन्स थी, जिसमें कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका है, हरीशचंद्र मैगजीन है, बाला बोधनी है, ये इनकी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं या मैगजीन्स मानी जा सकती है, तो जिनका इन्होंने संपादन किया था। इसके बाद बात करते हैं कि दोनों के साहित्य की। देखिए, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा में लिखा और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगला भाषा में। लेकिन क्या दोनों में समानताएं हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे समाज सुधार की भावना। दोनों ही अपने अपने समाज को सुधारने पर बल देते हैं, यानी इन दोनों की ही रचनाओं में, काव्य में, या जो इन्होंने उपन्यास या लिखे, उन सब में अगर देखें तो समाज को विशेष महत्व इन्होंने दिया है। दोनों ही हिंदू धर्म और अपनी संस्कृति में असीम आस्था रखने वाले हैं, इसीलिए दोनों ने ही हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन जो इस समय में हिंदू समाज में कुरीतियां आ गई थी, उनकी जड़ों पर भी करारा प्रहार इन्होंने किया है। तत्कालीन हिंदू समाज में जो जाति पाति के नाम पर, छुआछात के नाम पर भेदभाव आ गया था, या जो अन्य विसंगतियां आ गई थी, उन सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का प्रयास इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है। जैसे भारतेंदु ने मदिरा सेवन, नशाखोरी आदि पर करारा व्यंग्य करके समस्या को दूर करने का आह्वान अपने लेखन के माध्यम से किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इन्हीं समस्याओं में, चाहे वो उस समय समाज में प्रचलित जाति प्रथा है, सती प्रथा है, या जो हमारी गली सड़ी परंपराएं हैं, इन सब पर अपना लेख लिखा है या साहित्य लिखा है। जैसे निबंधों की अगर बात करें तो इंग्रेज, स्रोत, बाबू, बसंत विरह, रामायणेर, ये इनके निबंध है जो बंगला भाषा में इन्होंने लिखे हैं, जिसमें इन्होंने अनेक जातीय और समाज की समस्याओं को उठाया है। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, अगर इस पॉइंट की बात करें मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण, तो दोनों ही लेखक और कवि मान सकते हैं हम, भारतेंदु और बंकिम चंद्र, दोनों ही ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने मुसलमानों को अनेक स्थलों पर हिंदू संस्कृति के विध्वंस के रूप में देखा है, यानी हिंदू संस्कृति के विध्वंस का कारण उनको माना है। ये कारण इसलिए नहीं माना कि हमारे भारत में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम रह रहे हैं, बल्कि ये कारण किसके कारण
इन्होंने माना है, क्योंकि हमारे इतिहास में औरंगजेब जैसे राजा हुए जो मुस्लिम थे। उन्होंने भारत में आकर काफ़ी अत्याचार किए, भारतीय लोगों के साथ अत्याचार किए, भारतीय मंदिरों को तहस नहस कर दिया। भारतीय जो स्त्रियां थी उनके साथ अगर देखें तो कोई अच्छा व्यवहार उन्होंने नहीं किया। तो हम इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि मुसलमानों के द्वारा जो भारतीयों पर अत्याचार किए गए थे, उन अत्याचारों के विरोध में वो आवाज़ उठाते हुए या उनको स्पष्ट करते हुए प्रतीत होते हैं अपने अपने साहित्य के माध्यम से। उसमें चाहे हिंदू मंदिर तोड़ने की बात हो, चाहे गो हत्या हो, ये बर्बर जो कार्य मुसलमानों ने किए थे उनकी ये अगर देखें तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके बाद है राजभक्ति। देखिए, दोनों ही क्योंकि अपने परिवार से इस गुण को लेकर ये आगे बढ़े, ये राजभक्ति का जो भाव है इन्हें विरासत में मिला। भारतेंदु एक रईस और अंग्रेजों के वफादार घराने के पुत्र थे, जबकि जो बंकिम चंद्र है स्वयं एक उच्च सरकारी अधिकारी थे। दोनों ही साहित्यकार विदेशी सत्ता द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के प्रति जागरूक थे, परंतु अपनी विरासत में जो इनको राजभक्ति मिली थी उसके कारण वे इस संदर्भ में अपने विचारों को बहुत ज़्यादा प्रखरता के साथ उद्घाटित नहीं कर पाए थे। जो प्रारंभिक लेख मिलते हैं भारतेंदु के, उसमें उन्होंने स्थान स्थान पर अंग्रेजों का यशोगान भी किया, यानी उनका यश ज्ञान भी किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो परिपक्वता प्राप्त करते गए तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने अपने देश के प्रति जो भक्ति का भाव है उसको समझा, जाना और लोगों को भी प्रेरित किया। लेकिन अगर इनके साहित्य का गहनता से अध्ययन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतेंदु ने अपने साहित्य लेखों में जितनी ज़्यादा राजभक्ति दर्शाई है उतनी ज़्यादा बंकिम चंद्र ने नहीं दर्शाई। शायद यही कारण रहा होगा कि बंकिम चंद्र बार बार अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते रहे थे और भारतेंदु अंग्रेजों की श्री वृद्धि और शक्ति वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते समय अपनी राजभक्ति को भी साथ साथ दर्शा रहे हैं अपने लेखन या अपने साहित्य के माध्यम से। उसके बाद हम पॉइंट बनाएंगे धार्मिक परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता पर बल। देखिए, भारतेंदु हैं चाहे बंकिम चंद्र हैं, दोनों ने ही तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो मूल विसंगतियां आ गई थी, जिनके कारण धर्म में बहुत ज़्यादा अनाचार बढ़ गए थे या धर्म में बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता आ गई थी, उन चीज़ों से दोनों ही अगर देखें तो दोनों इस बात पर बल देते हैं कि उन सब बुराइयों को दूर करना चाहिए, जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उसमें सुधार करना चाहिए। धर्म में जो जालसाजी है, मिथ्यावादिता है, या जो अगर देखें कि प्रजा पीड़क बन गया है या विधवाओं का सब कुछ छीन लेने पर हम बल दे रहे हैं, उन सबको ये एक पाप समझते हैं। तो इन्होंने, चाहे वो भारतेंदु जी हैं चाहे बंकिम जी हैं, इन्होंने धर्म में जो रूढ़िवादिता आ गई थी उसके ये दोनों विरुद्ध हैं। दोनों ने ही धर्म में मानव के मंगल की साधना पर बल दिया है और ये मानते हैं कि वो धर्म हमें कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो मानव का मंगल नहीं करता या मानव के हृदय में किसी प्रकार के वैर विरोध या रूढ़िवादिता का भाव रखता है, उस धर्म का हमें परित्याग कर देना चाहिए। उसके बाद है जाति समस्या। अगर जाति समस्या की बात करें तो दोनों ने ही हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था थी उसके प्रति अपनी असहमति जताई है, अर्थात दोनों ही जाति व्यवस्था के विरुद्ध है। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, जैसे भारतेंदु जी की सबे जाति गोपाल की, यहाँ पर करारा व्यंग्य किया है। ये मानते हैं कि सभी ईश्वर की संतान है। जातिवादी के आधार पर अगर हम समाज को बांट देंगे तो वो समाज के लिए हितकारी व्यवस्था नहीं होगी। जो बंकिम जी हैं उन्होंने जातिगत वैषम्य को अप्राकृतिक माना है कि ये प्रकृति की देन नहीं है जो हम जातिवाद को लेकर बैठ गए हैं या समाज में जाति व्यवस्था को स्थापित कर दिया है, ये प्रकृति द्वारा देय नहीं है, ये अप्राकृतिक है। इसीलिए इस समस्या को हल करना चाहिए या इस समस्या को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के द्वारा ही ये जाति व्यवस्था लागू हुई है। तो हमें अपने देश से जाति समस्या को अगर देखें तो मुक्ति दिलानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश की उन्नति में अनेक बाधाएं आएगी। तो ये शूद्रों का या निम्न जातियों के उत्थान का पक्ष लेते हैं जिससे कि देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद है निज भाषा के पक्षधर। निज यानी अपनी भाषा।
देखिए, अपनी भाषा की बात भारतेंदु हरीशचंद्र जी करते और कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को शूल। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की जो लड़ाई नजर आती है उसमें भारतेंदु जी सर्वोपरि या सबसे आगे खड़े नजर आते हैं कि हमें अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए। अपनी भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और वैसे भी आज अगर देखें तो आज हिंदी दिवस है, सभी को मैं इस दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भारतेंदु जी ने भी उस समय काल में हिंदी को बहुत महत्व दिया अपने लेखन, अपने काव्य के माध्यम से, और वो इसी भाषा को अपने लेखन का उन्होंने आधार बनाया और इसी भाषा की उन्नति के लिए वो प्रयास करते रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करें तो इन्होंने बंगला भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा प्रयास किया, क्योंकि वो बंगला भाषा के ही लेखक हैं। उन्होंने उस समय का जो भद्र पढ़ा लिखा समाज था और उस समय अंग्रेजी में लोग बातचीत करते थे, पत्राचार करने का भी उनका तरीका कुछ इसी प्रकार का अंग्रेजी भाषा के द्वारा था, जिसका उन्होंने प्रबल विरोध किया। उस समय के जो सरकारी अधिकारी थे वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने के लिए बाध्य थे और स्वयं बंकिम चंद्र भी सरकार के अधिकारी के पद पर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बंगला भाषा के प्रचार प्रसार का प्रबल समर्थन किया और इसी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद आता है नारी दुर्दशा संबंधी विचार। देखिए, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं उस समाज में सती प्रथा थी, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा था, बालिकाओं का विवाह किया जा रहा था। ये सभी ऐसी समस्याएं थी जो नारी के जीवन को दुर्दशा की तरफ धकेल रही थी। ये कोई इस काल की समस्या नहीं, ये हमें विरासत में मिली थी। ये समस्याएं जो हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल से होते हुए इन समस्याओं को अपने साथ लेकर आ रहे थे। इस समय में अनेक संस्थाएं भी बन चुकी थी जो इन समस्याओं के लिए प्रयास कर रही थी। तो उनमें जो उस समय के विद्वजन थे जो इन नारी के जीवन में सुधार करना चाहते थे, उनमें भारतेंदु हरीशचंद्र और बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम भी हम शामिल कर सकते हैं। दोनों ने ही इस बात का विरोध किया कि सती प्रथा जो है वो जल्द से जल्द बंद हो जानी चाहिए या विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। इस बात पर दोनों ने ही बल दिया। इस समय जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा अगर देखें तो उनमें बाधाएं भी आ रही थी, परंतु फिर भी नारी के जीवन में सुधार करने के लिए उस समय के लेखकों में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है। मोटे तौर पर अगर देखें तो जैसे नारी को घर की चारदीवारी में कैद था, उन्हें बाहर की दुनिया के प्रति जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना, तो दोनों ने ही भरसक प्रयास किया कि नारी की शिक्षा की एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। नारी जो यहाँ पर ये मान रहे थे, जो ईसाई धर्म के लोग मान रहे थे, जो एक चाल मान सकते हैं कि वो नारी की शिक्षा के विरोधी हैं, जो नारी को अपने देश, धर्म, कुल, पति आदि से विमुख कर दें। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए प्रचार के लिए एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था बाला बोधिनी, जिसके माध्यम से वो नारी को जागृत करना चाहते थे कि वो शिक्षित हो। इसी प्रकार बंकिम चंद्र ने भी नारी को पुरुष के समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। वे मानते हैं कि मनुष्य होने के कारण नारी को भी समाज में उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने कि पुरुष को मिले हुए हैं। इसके साथ साथ शिशु पालन, गृह कार्य आदि में पुरुषों के सहयोग देने को भी वे अनिवार्य मानते हैं। तो ये वो प्रयास थे जो नारी के जीवन को सुधार करने के लिए वो करना चाहते थे। और क्योंकि साहित्यकार हैं तो अपने साहित्य में इन्होंने ऐसी बातों को या ऐसी समस्याओं को उठाया जिनको कि दूर करके समाज को एक व्यवस्थित समाज बनाकर देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतेंदु एक नाटककार के रूप में और बंकिम चंद्र एक उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, परंतु उनके साहित्य में भारतीय समाज, भारतीय भाषा, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं को समान रूप से उठाया है। दोनों ने ही अपने साहित्य के माध्यम से भारत की अशिक्षा, गरीबी, आलस्य, बेरोजगारी, नशाखोरी, रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं को सामने रखा है। और इसके साथ साथ वो इन विचारों का विरोध करते हैं और राष्ट्रीय चेतना का समर्थन अपने लेखन के माध्यम से करते हैं ताकि देश और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।